प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो हेडिंग दीजिए असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है? हम लोग अणुसंख्य गुण पढ़े हैं। अणुसंख्य गुण कितने होते हैं? 4 होते हैं। वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरणता। हम लोग इन सबका फॉर्मूला पढ़े हैं। चारों अणुसंख्य गुण जो हैं, पहला वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल टू जीटा विलेय। जीटा विलेय कैसे निकालता है? तो विलेय के मोल की संख्या बटा विलेय के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोल की संख्या। दूसरा हम लोग पढ़े क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। M क्या है? M यहाँ पर मोललता है और मोललता इक्वल टू हम पढ़े हैं स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन A इंटू कैपिटल W। यहाँ पर हम मोलर द्रव्यमान को चलिए M से निरूपित कर रहे हैं, कैपिटल M से। उसी तरह डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। परासरण दाब पाई इक्वल टू CST। C क्या है? मोलरता, N बटा VST मोलरता, विलेय के मोल की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलेय के मोल की संख्या की जगह पर W अपॉन M हम लोग लिखते हैं विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान ST या MT। सब में एक चीज हम लोग देख रहे हैं, जो अणुसंख्य गुण है मोलर द्रव्यमान से देखिए इनका कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। सभी में हम लोग देख सकते हैं कि अणुसंख्य गुण का मोलर द्रव्यमान विलेय के मोलर द्रव्यमान से कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अणुसंख्य गुण व्युत्क्रमानुपाती विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। अब अणुसंख्य गुण जो होता है हम लोग पढ़े थे प्रेक्षित अणुसंख्य गुण और परिकलित अणुसंख्य गुण। प्रेक्षित का मतलब होता है कि जो एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त होता है, और परिकलित मतलब कि जो गणना से, कैलकुलेशन से, ये सब फार्मूला से प्राप्त होता है। तो यदि हम कहें कि प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण, तो यह समानुपाती होगा 1 बटा, यहां प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। उसी तरह परिकलित अणुसंख्य गुण, समानुपाती होगा 1 बटा परिकलित मोलर द्रव्यमान। ठीक है। ये हम लोग देखें, यहां से हम लोग देखें कि अणुसंख्य गुण और विलेय के मोलर द्रव्यमान में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। मोलर द्रव्यमान यदि कम होगा तो अणुसंख्य गुण अधिक होगा। उसी तरह अणुसंख्य गुण अधिक तो मोलर द्रव्यमान कम, अणुसंख्य गुण कम तो मोलर द्रव्यमान अधिक। दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब देखें कि मोलर द्रव्यमान असामान्य क्यों हो जाता है। सामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब परिकलित मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, जो हम लोग फार्मूला से प्राप्त कर सकते। पहले समझे हम लोग कि असामान्य और सामान्य मोलर द्रव्य, असामान्य या इसको परिकलित मोलर द्रव्यमान
भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? और असामान्य या प्रेक्षित, इसको मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सामान्य या परिकलित मोलर द्रव्यमान का मतलब कि जो हम लोग फार्मूला से प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए कि CH3COOH, इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो जब हम लोग परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ते हैं, जैसे कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 3 1 4 हो गया, फिर 16 दूनी 32, 24 4 28, 32 60, ये हो गया सामान्य या परिकलित, जो सामान्य रूप से हम लोग मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। और असामान्य या प्रेक्षित जो हो गया, जो कि हम लोग प्राप्त करते हैं अणुसंख्य गुण से, अणुसंख्य गुण से जो प्राप्त करते हैं। अणुसंख्य गुण का फार्मूला हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, जैसे अभी देखें कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है? KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। अब यदि m को यहाँ लाएं तो m इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। अब ये जो m प्राप्त हो रहा है, यह कहलाएगा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। क्लियर हो गया? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान ये हो गया जब हम लोग किसी विलायक में अवाष्पशील और अनपघट्य विलेय डालते हैं, तो अणुसंख्य गुण के कारण चारों अणुसंख्य गुण हम लोग पढ़े हैं, उसके फार्मूला से जब हम लोग निकालेंगे m का वैल्यू मोलर द्रव्यमान, तो यह कहलाएगा असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। और जब नॉर्मली जो हम लोग पढ़े हैं मोलर द्रव्यमान निकालने का परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ करके, तो यह कहलाएगा सामान्य मोलर द्रव्यमान। ये तो हम लोग समझ गए कि सामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या है। सामान्य मतलब जो नॉर्मली हम लोग निकालते हैं फार्मूला से परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ करके। और असामान्य या प्रेक्षित क्या हो गया कि जब विलेय को हम विलयन बनाते हैं, विलेय को विलायक में मिलाते हैं, विलयन बनाते हैं, तो विलयन में जो अणुसंख्य गुण आता है, तो वो चारों अणुसंख्य गुण में से किसी का भी इस्तेमाल करके जो मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, यह हो गया असामान्य या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। अब प्रश्न ये है कि एक ही चीज, जैसे CH3COOH का 60 है सामान्य मोलर द्रव्यमान, तो इसका असामान्य मोलर द्रव्यमान 60 से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। सामान्य मोलर द्रव्यमान इसका कितना हो गया? 60। लेकिन जब इसको हम विलयन में लेंगे, तब इसका मोलर द्रव्यमान 60 से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। वहीं जो कम या अधिक मोलर द्रव्यमान होता है, वहीं असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि क्यों मोलर द्रव्यमान सामान्य से असामान्य हो जाता है? क्यों मोलर द्रव्यमान कम या अधिक हो जाता है? तो देखिए, इसको समझिए। जैसे हम लोग विलेय पढ़े हैं कि विलेय दो तरह का होता है। विलेय दो तरह का होगा, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, और दूसरा होता है वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य जैसे हम बताए हैं कि ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब वैद्युत अनपघट्य हैं। इसका यदि 1 मोल विलयन में डालेंगे तो विलयन में जाने के बाद 1 ही मोल होगा, न इसके मोलों की संख्या, कणों की संख्या न घटेगी न बढ़ेगी। वैद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड, ये वैद्युत अपघट्य हैं जो कि विलयन में वियोजित या संगुणित होते हैं। यानी विलयन में जाने के बाद ये टूटेंगे या जुड़ेंगे। यानी ये वैद्युत अपघट्य दो तरह के हो सकते हैं, एक जो वियोजित हो और दूसरा जो संगुणित हो। अब वियोजित होगा तो क्या होगा? वियोजित होगा तो कणों की संख्या बढ़ेगी। जैसे सोडियम क्लोराइड आप 1 मोल डाले जल में, तो जल में जब सोडियम क्लोराइड डालिएगा तो आयन में टूट करके सोडियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। अब 1 कण आप डाले और ये जाकर के कितना कण हो गया? तो कणों की संख्या बढ़ी, कणों की संख्या बढ़ी। कणों की संख्या कितनी हो गई? बढ़ करके
दोगुनी। तो जब कणों की संख्या बढ़ेगी, और हम लोग पढ़े हैं कि अणुसंख्य गुण समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या के। तो जब विलेय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा। कणों की संख्या दुगुनी हो गई तो अणुसंख्य गुण भी दोगुनी हो जाएगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि अणुसंख्य गुण का मोलर द्रव्यमान से कैसा संबंध है। अणुसंख्य गुण का मोलर द्रव्यमान से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, पढ़े हैं ना। तो जब कणों की संख्या बढ़ी तो अणुसंख्य गुण बढ़ा, और अणुसंख्य गुण का मोलर द्रव्यमान के साथ व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा। तो अणुसंख्य गुण दुगुना हुआ तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आधा। आई बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, विलेय दो तरह का होता है, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य जैसे ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इसका जितना कण हम विलयन में लेंगे उतना ही कण विलयन में जाने के बाद होगा। 1 मोल यदि हम डालें तो विलयन में जाकर भी 1 ही मोल रहेगा। ये न संगुणित होगा, न वियोजित होगा, न कणों की संख्या घटेगी न बढ़ेगी। तो इसके मोलर द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा विलयन में जाने के बाद। लेकिन यदि वैद्युत अपघट्य लिया जाए तो वैद्युत अपघट्य विलयन में जाने के बाद वियोजित या संगुणित होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जल में डालेंगे तो 1 कण डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड जल में जाने के बाद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया तो 1 कण से कितने कण हो गए, 2 कण हो गए। मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में डालेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड टूटेगा तो 1 मैग्नीशियम आयन देगा, 2 क्लोराइड आयन, तो 1 कण से कितने कण हो गए, 3 कण हो गए। और जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा। हम लोग पढ़े अणुसंख्य गुण समानुपाती होता है विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या। तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा। कणों की संख्या या सोडियम क्लोराइड 1 कण टूट करके 2 कर दिया, कणों की संख्या दुगुनी हो गई तो अणुसंख्य गुण भी दुगुना हो जाएगा। और अणुसंख्य गुण का मोलर द्रव्यमान से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा। तो अणुसंख्य गुण दुगुना हो गया तो मोलर द्रव्यमान आधा हो गया। तो जो सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान हो गया आपका सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो ये हो गया 58.5। लेकिन ये घट करके अब कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो आधा कितना हो जाएगा, तो लगभग 29.25। तो देखिए ये हो गया सामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान जो कि हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला से परमाणु द्रव्यमान जोड़कर निकाले हैं। और यही कहलाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। आई बात समझ में? यह असामान्य मोलर द्रव्यमान क्यों हुआ, तो ये कण जो है विलेय के जो कण है वो विलयन में वियोजित हो गए। वियोजित होने के कारण इसका मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो गया। वियोजित होने के कारण कणों की संख्या बढ़ गई। जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा, और अणुसंख्य गुण बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा। इसलिए यह मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो गया, आधा हो गया। तो ये जो अणुसंख्य गुण के कारण ये मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है यह असामान्य मोलर द्रव्यमान हो गया। और जो फार्मूला से परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर जो प्राप्त किए हैं यह सामान्य मोलर द्रव्यमान हो गया। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान आप समझ गए होंगे। अब जरा एक केस लेते हैं कि यदि संगुणित हो, अब जैसे मान लीजिए कि एसिटिक एसिड, संगुणन का केस देखिए, एसिटिक एसिड जो है इसके 2 अणु बेंजीन सॉल्यूशन में पूर्णतः संगुणित हो जाते हैं और एक अणु बना देते हैं CH3COOH2। यहां कणों की संख्या 2 है और यहां कणों की संख्या 1। संगुणित होने पर कणों की संख्या घट जाती है। कणों की संख्या कितनी हो गई, आधा हो गई। कणों की संख्या कितनी हो गई, घट गई।
और घट करके क्या हो गया, आधा हो गया। और जब कणों की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुण भी घटेगा, क्योंकि दोनों में समानुपाती का संबंध है। तो अणुसंख्य गुण भी घट करके क्या हो गया, आधा हो गया। और अणुसंख्य गुण का मोलर द्रव्यमान से व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अणुसंख्य गुण घटेगा तो मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, तो मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा और यह दुगुनी हो जाएगी। तो देखिए, कणों की संख्या घटने के कारण अणुसंख्य गुण घटा और अणुसंख्य गुण घटने के कारण मोलर द्रव्यमान बढ़ा। अब CH3COOH का सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो 12 3 15 1 16 12 28 32 60 हो गया। अब ये सामान्य मोलर द्रव्यमान हो गया। लेकिन जब विलयन में गया, बेंजीन विलयन में, तो कणों की संख्या घट गई, 2 से 1 हो गई, आधा हो गई। जब कणों की संख्या आधा होगा तो अणुसंख्य गुण आधा, और अणुसंख्य गुण आधा तो मोलर द्रव्यमान दुगुना, यानी 60 है तो मोलर द्रव्यमान अब कितना हो जाएगा, 120। तो ये हो गया सामान्य मोलर द्रव्यमान और यह हो गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब आशा है कि आप लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान समझ गए होंगे। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान यदि डिफाइन करना हो, 12th बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो देखो बाबू, असामान्य मोलर द्रव्यमान यदि कोई विलयन में संगुणित या वियोजित हो तो उसका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान मतलब कि जो हम लोग बाद में प्राप्त कर रहे हैं, जो विलयन में डालने के बाद जो मोलर द्रव्यमान घट या बढ़ जा रहा है अणुसंख्य गुण के कारण, वह प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान हो गया। प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या अधिक हो जाता है इसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या अधिक होगा। कब कम या कब अधिक होगा, तो यदि विलय वियोजित हो, विलय यदि वियोजित हो तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बढ़ेगा, और अणुसंख्य गुण बढ़ेगा तो मोलर द्रव्यमान घटेगा। तो मोलर द्रव्यमान यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम होगा। यदि विलय वियोजित हो तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा। उसी तरह यदि विलय संगुणित हो, अभी हम लोग देखें कि यदि विलय संगुणित होता है तो कणों की संख्या घटती है, और कणों की संख्या जब घटेगी तो अणुसंख्य गुण भी घटेगा, और अणुसंख्य गुण घटेगा तो मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सामान्य मोलर द्रव्यमान से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, ये तो असामान्य मोलर द्रव्यमान का ये डिफिनीशन हो गया। परीक्षा में पूछा जाता है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान के क्या कारण है, तो ये कारण हो गया कि यदि विलय वियोजित हो और यदि विलय संगुणित हो तो मोलर द्रव्यमान जो है वह असामान्य हो जाता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है और यह क्यों होता है, तो आप ये डिफिनीशन लिख देंगे और कारण भी लिख देंगे। पहला कि यदि विलय वियोजित हो, और दूसरा यदि विलय संगुणित हो तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। अब इसको 1/2 गुणक के रूप में भी हम लोग
देख सकते हैं। 1/2 गुणक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1/2 गुणक आई तो हम लोग पढ़े हैं प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटा परिकलित अणुसंख्य गुण। अभी हम लोग देखे हैं कि अणुसंख्य गुण व्युत्क्रमानुपाती होता है मोलर द्रव्यमान के, ठीक है। तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटा परिकलित अणुसंख्य गुण है, तो यहां पर यदि मोलर द्रव्यमान के टर्म में लिखें तो प्रेक्षित अणुसंख्य गुण नीचे चला आएगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित या असामान्य मोलर द्रव्यमान, और परिकलित अणुसंख्य गुण परिकलित मोलर द्रव्यमान ही ऊपर चला जाएगा, तो परिकलित या सामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान और सामान्य मोलर द्रव्यमान के रूप में 1/2 गुणक को भी डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को 1/2 गुणक कहते हैं। यानी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्य मोलर द्रव्यमान तथा असामान्य मोलर द्रव्यमान के अनुपात को 1/2 फैक्टर आई कहते हैं। तो इस तरह हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में देखे। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू।